नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूर्वा सिंह। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं। क्या देश की राजधानी दिल्ली में योगी मॉडल की जरूरत आन पड़ी है? क्या देश की राजधानी में कट्टरवाद के खात्मे के लिए योगी के बुलडोजर की जरूरत है? क्या देश की राजधानी में कट्टरपंथी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं? ये वो सवाल हैं जो आज पूछे जा रहे हैं और ये सवाल पूछे जाना इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि दिल्ली में एक मासूम का खुलेआम कत्लेआम कर दिया गया है। वजह है कट्टरवाद। देश की राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक 17 साल के बच्चे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। वारदात के बाद सीलमपुर में बवाल है। घटना के बाद गहन जांच के लिए क्राइम टीम को भी मौके पर भेजा गया है। सीलमपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें तैनात की हैं। पीड़ित पक्ष इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की कई टीमों को मौके पर तैनात कर दिया गया है। इस हत्याकांड का खौफ इस कदर है कि अब इस इलाके के आम लोग अपने घरों के बाहर पलायन और योगी मॉडल की मांग वाले पोस्टर लगाने लगे हैं। सीलमपुर की दीवारें पोस्टर से पट चुकी हैं। रविदास गली की दीवारों पर किसी पोस्टर पर लिखा है, हमें योगी मॉडल चाहिए, यानी बुलडोजर एक्शन चाहिए। हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो। कुल मिलाकर दिल्ली का हिंदू डरा हुआ है, हो भी क्यों ना। कभी चंदन गुप्ता, कभी कुणाल। ऐसे में सवाल उठता है कि बार बार हिंदुओं को ही आखिर यहां पर निशाना क्यों बनाया जा रहा है? जहां जहां डेमोग्राफी बदली, हिंदुओं की संख्या घटी, मुस्लिम बहुल इलाके में सुरक्षित नहीं है हिंदू। योगी मॉडल से ही होगा कट्टरपंथियों का इलाज, शरीयत से देश। तो नहा धोकर वो कहने लगा भूख लगी, कल से कुछ नहीं खाया दादी के चक्कर में, दूध और वो मंगा ले, समोसे चाय बना लेना, समोसे चाय से खा लेंगे। तो मैं ठीक है बेटा ले आई हो। तो मैंने वो कहने लगा पैसे दे दो मम्मी। मैंने कहा रुक जा बेटा 10 मिनट रुक जा, मैं दे रही हूँ। मैं दे वो 7 बजे निकला दूध लेने के लिए। शाम को 7 बजे 5-20 मिनट बाद खबर आ गई कि बेटे को तुम्हारे चाकुओं से लड़कों ने कुछ गोद दिया और मार के डाल दिया। और वो जब वो छिपा के अपने प्राण डॉक्टर की दुकान में घुस गया तो डॉक्टर को मारा, धमकाया, चाटा चाटा मारे। डॉक्टर भागा निकल के। फिर उस बच्चे को गिरा के चाकू से मारते रहे। तो चलिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां कहां हिंदुओं ने पलायन किया है। ग्राफिक्स के जरिए मुसलमानों के डर से कहां कहां हुआ है पलायन। 1990 में कश्मीर घाटी में हुआ है पलायन। 1993 में किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर, डोडा जिले से हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। 2014, 2016 कैराना और कांधला उत्तर प्रदेश में भी हिंदुओं का पलायन हुआ है। 2006 में भिवंडी महाराष्ट्र में हिंदुओं का पलायन हुआ है। 2010 में बरेली उत्तर प्रदेश में पलायन हुआ है हिंदुओं का बड़ी संख्या में। 2021 में मालपुरा, टोंक राजस्थान के इन जिलों में पलायन हुआ है। 2024 में इंदौर मध्य प्रदेश में पलायन हुआ है हिंदुओं का। 2024 में नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में पलायन हुआ है। 2013 में भिवंडी महाराष्ट्र में पलायन हुआ है। तो मुसलमानों के डर से कहां कहां हिंदुओं ने पलायन किया है, ये पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए। 2014 में मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का पलायन हुआ है। 2015 में बरेली उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का पलायन हुआ है। 2017 में गुड़गांव हरियाणा में हिंदुओं का पलायन हुआ है। 2018 में बरेली उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का पलायन हुआ है। तो ये लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी होती जा रही है। 2019 में मेरठ उत्तर प्रदेश में फिर से पलायन हुआ है। 2020 में एक बार फिर से बरेली उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का पलायन हुआ है। तो देखिए किस तरह से हिंदुओं का पलायन होता जा रहा है। 2021 में मेरठ उत्तर प्रदेश से एक बार फिर हिंदुओं का पलायन हुआ है। 2022 बरेली उत्तर प्रदेश, 2023 मेरठ उत्तर प्रदेश से हिंदुओं का पलायन हुआ है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक तिवारी प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिंदू महासभा से शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं मतीन खान प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के, और नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन दुबे जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, उसके बाद प्रवक्ताओं का रुख करेंगे। अभी जो पूरी ग्राफिक्स के जरिए हमने जानकारी दी है कि किन किन जगहों से कहां कहां से हिंदुओं का पलायन हुआ है,
है। वजह ये माना जा रहा है कि जहां जहां मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है वहां वहां से हिंदुओं का पलायन होता जा रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम हिंदू परिवार के बीच में 100 मुस्लिम परिवार रह सकते हैं, लेकिन वहीं मुस्लिम परिवारों के बीच में चंद हिंदू परिवार नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और आज की जो आप घटना बता रही हैं, कुणाल की जो हत्या की गई है, बर्बरता से वो हत्या है, उसको सामान्य हत्या की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था देखता है वो गृह मंत्रालय देखता है। गृह मंत्रालय के सुप्रीमो है अमित शाह जी, जिनका कानून का डंडा बहुत प्रबल माना जाता है। अब ये जो तुलना हो रही है कि भाई योगी राज चाहिए हमको दिल्ली के अंदर, तो क्या अमित शाह जी का कानून व्यवस्था फेल हो चुका है दिल्ली में? बात नंबर एक। दूसरी बात आती है कि जिस उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, वहां आज की घटना है कि रामपुर के अंदर मूक बधिर बालिका 10 साल की उम्र थी, 11 साल की उसकी बेचारी, उसके साथ रेप हो जाता है। इसके बाद कासगंज के अंदर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पदाधिकारी अपने मंगेतर के साथ जो बेटी नजरई पुल पर बैठी हुई थी उसके साथ रेप कर दिया जाता है। कहीं कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है, ना कहीं पैरों में गोली मारी जा रही है। यही कमोबेश स्थिति वहां की है, वाराणसी की, जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव जीत कर आते हैं। वहां 23 लोग एक महिला के साथ रेप करते हैं। मजाल क्या है कि किसी के पैर में गोली मारी गई हो, कोई बुलडोजर की कहीं एक्शन हुआ। तो ये कौन सा योगी शासन हम लोग चाहते हैं? आपने पलायन की बात की, पलायन आप देखिए, आपने गिनाया 2018 में बरेली में हुआ, 19 में मेरठ में हुआ, उसके बाद 22 में मेरठ में हुआ, फिर बरेली में हुआ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का शासन चल रहा है क्या? योगी जी की सरकार है, और इनकी सरकार में अगर पलायन हो रहा है तो फिर ऊपर से कौन उतर के आएगा ऐसा व्यक्ति जो हिंदुओं की रक्षा करे? ये तो सरकार हिंदुओं की है, हिंदूवादी सरकार है। राम गोपाल मिश्रा जैसा युवा बहराइच के अंदर दंगों में मार दिया जाता है, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की, कहीं कोई उसको राहत वो नहीं है। आप किसी को मनोयोग से भड़का सकते हैं, उसकी भावनाओं को द्वेलित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उनको कोई सुरक्षा भी दीजिए। कमलेश तिवारी का इतना बड़ा हत्याकांड हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी जी की सरकार में हुआ है। मेरे मित्र शिशिर भाई बैठे हुए हैं, वो तो हिंदू संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट करते हैं। कमलेश तिवारी जो हिंदुओं की बहुत बड़ी आवाज थे। तो ये हत्याएं जो हुई, उसके बाद कौन सी गोलियां लगी उन हत्यारों के पैरों में, क्या हुआ है? कौन सी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है जिसका मुजाहिरा किया जा रहा है, जिसके ये कहा जा रहा है जनता मांग कर रही? ठीक है, आप नैरेटिव कुछ भी सेट कर दीजिए, लेकिन वर्तमान स्थिति है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, और सुप्रीम कोर्ट को 2 बार टिप्पणी कर दी गई है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज अभी 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आपके यहाँ कानून का राज नहीं है। तो हम कैसे मान लेंगे योगी जी की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है? बिल्कुल। नवीन जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, फिर मैं सीधे प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। क्या ये मामला प्रशासनिक विफलता है या फिर ये संकेत है कि सांप्रदायिक तनाव का ये नतीजा है? निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूंगा पूर्वा जी, ये बिल्कुल सांप्रदायिक तनाव का नतीजा है। ये नफरतें जो भी हालिया कुछ वर्षों में क्रॉप अप हुई हैं, जिस तेजी से बढ़ी हैं, भाईचारा खत्म हुआ है, और एक हिंदू मुसलमान का विषय ही नहीं है। विषय आप देखिए ना, अभी आगरा में क्या चल रहा था 4 दिन पहले, सवर्ण बनाम दलित चल रहा था। तो इस तरीके का जो प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, कल दलित समाज की एक बारात जा रही थी, कॉलर पकड़ के कुछ लोगों ने उसको उतार दिया घोड़ी से, उस दूल्हे को। तो ये व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है? दूसरी चीज, सवर्ण को दलित से लड़ाइए, पिछड़ों से लड़ाइए, मुसलमान को हिंदू से लड़ाइए, उसके बाद सबका आवाहन कीजिए कि सारे हिंदू हो। भाई कैसे हिंदू हैं? SC ST एक्ट अपूर्वा जी किसके ऊपर लगता है? सवर्णों के ऊपर लगता है। कौन लगाता है? तो ये जब व्यवस्थाएं आपने इतनी खंडित तरीके की बना रखी है, उसके बाद आप कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाएंगे, कैसे संभव है? बांटने का काम तो सरकारें कर रही हैं, और ये कानून कर रहा है। कानून कौन बनाता है? हमारे यहाँ की विधानसभा, संसदें बनाती है। जो संसद से जो कानून बन रहा है उसमें खामियां थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST एक्ट को रद्द किया और ये स्वीकार किया कि इसमें 90% मामले फर्जी हैं, बावजूद इसके आप उस कानून को दोबारा लेके आगे केवल वोट की खातिर। ठीक है सर। मतीन खान साहब, क्या आप मानते हैं कि कट्टरपंथी तत्वों की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? क्योंकि अभी अगर हम बात कर ले, जितने ग्राफिक्स के जरिए हमने जिन जगहों का जिक्र किया है, चाहे मेरठ, बरेली, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे कई जिले हैं जहां से हिंदुओं का जो पलायन है वो बड़ी संख्या में हुआ है, और उसके पीछे वजह यही मानी जाती है कि मुस्लिमों के खौफ से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। मैं मुजफ्फरनगर की एक बात बता दूं कि एक मुस्लिम लड़की की शादी थी, और वहाँ पर हमारे
हिंदू भाई ने उसको जो है एक बहुत अच्छी जो रीति होती है, रीति रिवाज के तहत जो पैसा देता है भाई बहन को, वो दिया और प्लस हेलीकॉप्टर में और उसकी विदाई की। ये भारत है। यहाँ लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में अलीगंज में हनुमान मंदिर है जो राजा जो नवाब अली शाह के बीवी ने बनवाया, और जो यहाँ पर एक मंदिर मस्जिद है झाऊलाल मस्जिद ठाकुरगंज में। तो ये इस मुल्क की खूबसूरती है। मगर यहाँ पर इस वक्त जो मौजूदा सरकार है वो इस सब चीज़ों से बिल्कुल बरतरफ होकर के घृणा, नफरत, मारकाट और इस तरह की राजनीति को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जिस तरह से अभी आगरा के अंदर हमारे विपिन भाई ने भी कहा कि जिस तरह से वहाँ पे असलहों का प्रदर्शन किया गया, जिस तरह से वहाँ पर एक लोगों को मार देंगे, काट देंगे, इस तरह का जो मामला किए गए, तो उन पर अगर अंकुश लगता तो बहुत कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती। मगर जब लोगों को ये हो जाता है कि साहब जो लोग हथियार दिखाएंगे, भाला दिखाएंगे, तलवारें दिखाएंगे, बंदूक दिखाएंगे और कितना भी उपद्रव कर लो कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो इसका इम्पैक्ट देखिए जो समाज में, जैसे अभी आज ठंडी हवा चल रही है, तो चाहे वो हिंदू होगा उसको भी लगेगी, मुसलमान को भी लगेगी। ठीक है। अगर समाज में अराजकता है तो वो अराजकता में सारे लोग उसमें मुलविस होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आदमी को ज्यादा लगे और किसी को कम लगे, ऐसा नहीं है। सबको, सारे के सारे लोग उससे इफेक्टेड होते हैं। तो लिहाजा प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का जरूरत है कि आज हम सबको अगर कल्बी सुकून चाहिए है तो कल्बी सुकून जब मिलेगा जब आपसी सौहार्द होगा, भाईचारा होगा, मोहब्बत होगी, एक दूसरे के दुख दर्द को समझेंगे और उसको जो है बांटने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह की कोई भी हरकत नहीं होगी और ना कोई घर छोड़ेगा और ना कोई प्रोपेगेंडा करेगा इस तरह का कि हम घर छोड़ लें। चलिए ठीक है सर। देवेंद्र प्रमुख जी, जवाब दीजिए। दिल्ली में तो अब बीजेपी की ही सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों का पलायन, और फिर ये कह देना कि मुस्लिमों के डर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, ये तो समस्या का समाधान नहीं है। देखिए पूर्वा जी, जो दिल्ली की घटना है ये बड़ी घटना है। ये एक जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी को इंगित किया जा रहा है, इसमें अभी 1 महीने पहले ही हमारी सरकार का निर्माण हुआ, उसी का परिणाम है कि आप देखिए धीरे धीरे वो योगी मॉडल, ठीक है, अच्छी बात है, प्रदेश के लिए बड़ी बात है कि लोगों ने मांग की है, लेकिन दिल्ली का जो शासन और सुशासन की जो बात कर रहे हैं हम, वो डंके की चोट पर जो है सुधार दिया जाएगा। और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कई बार कहा जब डिबेट का हिस्सा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें जब कोई देवेंद्र जी, यहीं पे बीच में मैं आपको एक काउंटर यहाँ पर करना चाहूंगी। आपने कहा योगी मॉडल की मांग की जा रही है, अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की बात हो रही है। अब ये चीजें दिल्ली तक भी देखने को मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा कि वहां पर भी लोग कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और योगी मॉडल को पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाए। ऐसे में क्या योगी मॉडल लोगों को वाकई न्याय दिला रहा है या फिर एक डर, एक खौफ पैदा कर रहा है? क्या ये वाकई न्याय की एक प्रक्रिया है या फिर एक भ्रम है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूर्वा जी। इसी में संबद्ध करते हुए जी कि ये आपने जो क्वेश्चन किया है, जो बंगाल की घटना में वहीं आता, लेकिन आपने पहले मुझ पे क्वेश्चन डाल दिया है कि ये किस तरीके का है। जी, चलिए अब आप जवाब प्रमाण की जरूरत, दीजिए। कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा आकलन देता हूँ कि अभी जो है हमारे विशेषज्ञ साथी जो हैं बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया है उत्तर प्रदेश को लेकर। IGRS के तहत 19 मार्च 2025 तक कुल 5.5 करोड़ मामले दर्ज, समयबद्ध निस्तारण किया गया उनका। 5.5 करोड़ की बात कर रहा हूँ, समयबद्ध निस्तारण किया गया। बदलाव है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वैसे ही नहीं सुधरा। IGRS के माध्यम से 6 लाख प्रति माह जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ शिकायत जाती थी वो दर्ज होते थे। 98% का निस्तारण साथ के साथ किया जाता है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये उठाकर देख लो। बदलता उत्तर प्रदेश, यह सरकार थी, नवीन दुबे जी उसके हिस्सा भी थे, उनके प्रवक्ता भी थे और आज भी उन्हीं की भाषा बोलते हैं। तो आप ऑन रिकॉर्ड इन पर करें तो अच्छी बात है, आप विश्लेषण का काम करें, पार्टी का काम ना करें। ये जो सरकार का काम है ना, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश बदला है, आप उठाइए। मुझे बहुत अच्छा लगता नवीन सर अगर एक बार बंगाल का भी जिक्र करते, अगर अखिलेश में हिम्मत हो, राहुल गांधी में हिम्मत हो,
उनके दिल में थोड़ी सी भी जगह हो तो ईमानदारी हम तो से एक मणिपुर पे भी बात करें। करने को तैयार किस है। तरह से ये बंगाल को जलाया जा रहा है और उस पर आकर आप भाषण देते हैं, ज्ञान मणिपुर में झाड़ क्या रहे हैं, फूल खिल रहे उस थे पर चर्चा करने एक देवेंद्र बार। भाई? और बंगाल के बाद बांग्लादेश पर भी चर्चा थोड़ी घनी हो जाए। ईमानदारी से काम होना चाहिए। आप सरकार को आईने दिखाइए, हमारा काम है। देखिए 21 प्रदेशों में हमारी सरकार है। तीसरी बार भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों बने हैं, इसे प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। ये हमें बार बार ये सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि आप हमसे आंकलन के अनुसार जवाबदेही हमारी बनती है, मांगिए, लेकिन भटकाइए मत। हिंदू और मुसलमान का कोई एक भी तत्व कभी भारतीय जनता पार्टी लेकर नहीं आती। ठीक है देवेंद्र सिर्फ जी, हमें जवाब देना दे पड़ता दीजिए है। पहले। जवाब दे दीजिए, 2000 फिर बाकी पैनलिस्ट का मैं रुख करूंगी। जी, मैं 2014 के बाद ना तो इस देश में कोई हिंदू मुसलमान होता। देखिए आपने जिस तरीके से, अपूर्वा जी, ये ऑन रिकॉर्ड था आपके पास, आपने एक एक चीज गिनवाई है, मैं गिनवाता शायद तक नहीं होता। ये पलायन की जो बात आई है, जितने नाम आपने लिए हैं, कहीं हिंदुओं की वजह से मुसलमानों का पलायन हुआ इस देश में, या किसी और देश में हो, बांग्लादेश या पाकिस्तान में जो बराबर के देश हैं? आखिर चर्चा को घुमाया क्यों जाता है? ईमानदारी पर चर्चा होती क्यों नहीं? क्यों होता है भाई पलायन? हिंदू मुसलमान 2014 के बाद इस देश में, 17 के बाद प्रदेश में क्यों बंद होगा? क्यों 400 दंगे याद नहीं? आज आपको एक बलात्कार याद आ रहा है? मैं बलात्कार का रिकॉर्ड उठाऊं, 24 रेप पर डे की बात थी, 136 डकैतियां, चोरियां पर डे की बात थी, 7600 प्लस डेली की घटना थी। आज उनमें हमने इतना गिरावट किया है कि लगभग 64%, और कुछ को तो 84% चोरियों तो खत्म करा है, 17% बलात्कार को कम किया। अरे नवीन सर, विश्लेषण करना है तो तथ्य के साथ करिए। मेरे जैसा प्रवक्ता पढ़कर आता फैक्ट पे है, आऊंगा, मेरा फैक्ट रोज पे का आऊंगा। काम है इस तरीके का। मैं इन चीजों को नहीं झेल सकता। कुछ बात हो सकती है कि आप जो है अपनी बात रख लें, उसमें घुमा फिरा कर राजनीति कर लें, लेकिन मैं जब भी आता हूं तथ्य पर आता हूं, तथ्य पर बोलता हूं, सत्य के साथ बात करता हूं। कहीं जरूरत पड़ती है, हमारी पार्टी की कोई कमी लगती है, तो पार्टी को आईना दिखाने का काम है विपक्ष का, और देखना चाहिए भी। लेकिन जब पार्टी काम कर रही है, उसकी चर्चा भी तो होनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश वैसे ही नहीं बदला, ये भारत वैसे ही विश्व गुरु की तरफ नहीं उठ रहा। ये अमेरिका, इंग्लैंड या चाइना, ये भारत की चर्चा वैसे ही नहीं करते। अब से पहले भी ये भारत यहीं था, 100 व 70 वर्षों तक भी ये भारत यहीं था। जिसके प्रधानमंत्री के कपड़े उतार कर अंदर भेजा जाता था, तब भी ये भारत था। आज प्रधानमंत्री पहुंचते हैं अमेरिका में, तो वहां का प्रधानमंत्री कहता है कि भारत से मेरा दोस्त आया। आज ये भारत है, ये विश्व गुरु तथ्य पर बोला जा रहा है, सत्य के साथ बोला जा रहा है। यही उत्तर प्रदेश, ये जीडीपी, ठीक है देवेंद्र जी, चलिए देखिए, वह वही तो हर जगह हो रही है, वह वही लूटी भी जा रही है, अपनी ही पीठ थपथपा के शाबाशी भी ली जा रही है। लेकिन कई चीजें ऐसी भी हैं जिन पर काम करने की जरूरत अभी भी है। अशोक तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या आप भी मानते हैं कि हिंदुओं का जो ये पलायन हो रहा है, इसका कारण डर है, राजनीति है, या फिर कोई और इसके पीछे बड़ी वजह आप मान रहे हैं? देखिए, ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है, नफरत का माहौल, ये बहुत ही घातक है देश के लिए। देखिए, सभी को चिंता करनी चाहिए। देशवासी चिंता कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी भी चिंता कर रहे हैं। सभी को चिंता है इस बात का कि ये माहौल खत्म होना चाहिए, यानी आपसी प्रेम सद्भाव का माहौल कायम होना चाहिए। अब दिल्ली की घटना की आप बात कर रहे हैं। दिल्ली में निसंदेह ये बहुत ही घृणित घटना हुई है, जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कड़े से कड़ा दंड जो है दोषी को देना चाहिए। ये तो मैं मांग करता हूँ। सच्चाई ये है कि घटनाएं होती क्यों हैं? घटनाएं, पुलिस अगर सख्त हो जाए, पुलिस अगर दिल्ली के कुछ ही इलाके सर ऐसे हैं, अशोक जी, दिल्ली के कुछ ही इलाके ऐसे हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और वो इलाके मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से आप देख सकती हैं, हम नहीं देख सकते हैं। हम हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखेंगे देश को, क्योंकि यही देखना घातक है। आप धारा प्रवाह तरीके से एक चैनल की एंकर होते हुए हिंदू मुस्लिम नजरिए से देख सकती हैं। आप बोल भी सकती हैं, क्योंकि आपकी इच्छा है बोलने की, इसलिए आप बोल सकती हैं। हमें नहीं बोलना चाहिए। हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी गाइडलाइन करता है, हमें हिंदू मुस्लिम का चश्मा उतार देना चाहिए। सच्चाई ये है कि अपराधी अपराधी होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे इलाका मुस्लिम का हो चाहे हिंदू का हो। घटनाएं नहीं होनी चाहिए, घटनाएं नहीं होनी चाहिए। घटनाओं का प्रतिरोध करना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो, और पुलिस को आगे आना चाहिए। आज उसकी माँ, आप गंभीरता से हमारी बात को सुनिएगा, गंभीरता के साथ। आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैंने कई चैनलों पे देखा है, आज सुना है, न्यूज को देखा है मैंने आज, और ये आ रहा था कि उसकी माँ
जिसकी हत्या हुई है लड़के की, उसकी माँ रो रो के कह रही थी पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है, पुलिस अपराधियों को दंड देने का प्रयास नहीं कर रही है, ऐसा कह रही है। पुलिस के ऊपर विश्वास ही नहीं है। और पुलिस किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, अमित शाह जी के अंडर में आती है। डबल इंजन की सरकार आज है दिल्ली में। पहले कहते थे केजरीवाल, आज तो देखा गुप्ता है। आज आपकी दोनों तरफ सरकार है, आज फिर भी आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? आपके कार्यकर्ता आगे आकर के, भाजपा के लोग आगे आकर के उसको कलर दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का कलर दे रहे हैं, पलायन की बातें कर रहे हैं। सच्चाई ये है, ये कलर देने से देश का भला नहीं होने वाला है। ये कलर देने से जनता उब गई है, जनता मुद्दों पर खड़ी है, जनता हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देश को नहीं देख रही है। सच्चाई ये है। अभी इतना अच्छा विश्लेषण किया नवीन दुबे जी ने, उन्होंने आपको आईना दिखा दिया कि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, अखिलेश जी की सरकार नहीं है। आज क्यों पलायन हो रहा है? आज क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? लगातार फटा पड़ा हुआ है। एनसीआर भी क्या है, आंकड़े भरे पड़े हुए हैं। आज लगातार वो बता रहे हैं कि बनारस में घटना हुई है, 23 लोगों ने बलात्कार किया। आज सच्चाई सामने आ रही है आपके। ठीक है अशोक जी, देखिए अब ये योगी सवाल का तो कोई उठना मॉडल नहीं है। लाजमी है, ये भाजपा क्योंकि दिखा रही है योगी मॉडल। योगी ये मॉडल दोस्त हो चुका है। कट्टरपंथियों का योगी जी असर की है, विदाई 27 ये को करने डर वाली है, प्रदेश जनता। या फिर प्रशासन का ये फेलियर है जिस वजह से ये चीजें हो रही हैं? शिशिर जी, मैं आपसे फेलियर समझना है, चाहूंगी। साफ फेलियर है प्रशासन का। और ठीक उनकी है, मंशा है, ठीक ये है अशोक जी, चाहते हम हैं कंक्लूजन लोग पर भी मरे। पहुंचेंगे। अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये हम भाजपा के कंक्लूजन लोग पर भी चाहते पहुंचेंगे हैं कि कहां हिंदुओं फेलियर की है हत्याएं और हों, किसका है। जिससे कि ये अपना ठीक रोटी है। सेक सकें। ये नहीं, ये हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये खाली नाटक कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है अशोक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। शिशिर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अपने ही देश में, अपने ही मोहल्ले में अगर कोई हिंदू इस तरह से डर के साए में रह रहा है, पलायन करने पर मजबूर हो जा रहा है, अगर ऐसा है तो फिर डर किसका है, किससे है? क्योंकि अभी आपने मतीन जी को भी सुना, आपने अशोक जी को भी सुना, नवीन दुबे जी को भी सुना। वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की जो ये चीजें हो रही हैं, ये सिर्फ राजनीति चश्मे से अगर आप देखेंगे तो ही ये चीजें हैं। देखिए, मैंने धैर्य से सबको सुना, कृपया करके सहयोग बनाया कि अगर मैं कुछ गलत कहूं तो अपनी बारी बता दीजिएगा। देखिए, इस सब फसाद की जड़ कहां पर है, वहां पर हमको जाना चाहिए। सरकारों को नहीं दोष देना चाहिए, व्यक्तियों को दोष देना चाहिए। आप देखिए, दुनिया में जहां जहां एक विचारधारा के लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो लूट करते हैं, दंगे करते हैं, फसाद करते हैं। हिंदू माँ बहन बेटियों से कहते तो बिटिया उतार दो, सिंदूर हटा दो और मेरी हो जाओ। अभी बंगाल में आपने देखा होगा, वहां पीड़ितों ने क्या कहा कि वो प्रदर्शन हुआ किस नाम पर? वो हुआ वक्फ बोर्ड के नाम पर, लेकिन हिंदू औरतों का हाथ पकड़ के उनको छीना जा रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि इसका जड़ में कहां पर क्या है? जब हम अपने उपासना के लिए एक धार्मिक स्थल में जाते हैं, वहां से तलवार लेके निकलते, गुम्मा चलाते, पत्थर चलाते, दंगे करते, फसाद करते, और यही नहीं करते। ये अभी आपने इतनी जगह बता दी, ये तो छोड़ दिए, देश के बाहर जाइए, दुनिया में जाइए, सब जगह हो रहा है। इंग्लैंड में भी कर रहा है, अमेरिका में, वहां आरएसएस भाजपा परिवर्तन तो नहीं ना। तो ये स्थिति एक विचारधारा के लिए। दूसरी चीज, योगी जी ने जो कहा आपने सुनी कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान चैन से बढ़िया से रह सकता, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू नहीं रह सकता। रहे समाजवादी पार्टी के मित्र, इनकी दशा ये है, इनकी और चाहे कांग्रेस की, इनके लिए तो ये लल्ला है, लल्ला। ये जो दंगा करने वाले लोग लल्ला है। इनकी राजनीति चलती है कि 20% वो वोट ले लो, अगड़ा और पिछड़ा ले लो। है, जिस चैनल पे जाते हैं, सुबह से हम लोग डिबेट करते हैं, तो दलित पिस रहा है, बेचारा अल्पसंख्यक पिस रहा है, और पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा ये दिन भर करके। लेकिन जल में विचारधारा खत्म कैसे होगी? खत्म ये ऐसे होगी कि इसमें इस हल पे आना चाहिए ऐसे अपराधियों का जो विचारधारा के अनुसार माँ बहन बेटियों को खींचने की जरूरत क्या थी? वहां उनका धर्मांतर, यही बांग्लादेश में भी हो रहा था, सेम घटना आप उठा लीजिए। वहां आरएसएस बदल नहीं था, वहां भी एक हुआ, मकान जलाए गए, फसाद किया गया, हिंदुओं की दुकानें चुन के जलाई गई, कश्मीर में भी हुआ, दिल्ली में सब जगह ही हुआ। अब हल इसका यही है कि आदरणीय योगी जी जिस प्रकार से ठोको नीति का पालन कर रहे हैं, ये जरूरत है। इनको जरूरत है इनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाए, इनके मकानों पे बुलडोजर चले, इनके वोटिंग राइट्स खत्म किए जाए, और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाइयां हो। अब होता क्या है, अभी दिल्ली की घटना ताजा देखिए। दिल्ली की घटना में क्या हुआ?
अभी अपराधी पकड़ा जाएगा, हो सकता पकड़ा भी लिया गया हो, उसको ले जाके बिरयानी खिलाई जाए, अरे बेटा भूखे तो नहीं हो तुम, कोई परेशानी तो नहीं है, वो जेल जाएगा। जमात नाम का संगठन जो है वो जाएगा, बड़े बड़े वकील खड़ा करेगा, उसको छुड़ा के लाएगा, और कोर्ट के अंदर आपको, मैं वकील भी हूं तो आपको बता दूं कि वहां पर उस अपराधी की फाइलें गायब कर दी जाएंगी, अगली डेट नहीं लगेगी, फसाद होगा, और आराम से वो अपराधी दूसरी घटना करेगा। दिल्ली घटना में भी यही हुआ, जो जिगरा नाम की महिला है वो अभी कुछ ही दिन पहले असला लेके पकड़ी गई थी, और 1 हफ्ते ही पहले छूटी है, और क्यों छूटी, और छूटने के बाद उसने दूसरा कांड किया। आप समझिए, ठीक है शिशिर जी, पीछे वो विचारधारा है। ठीक है सर, ठीक है, चलिए नवीन जी जवाब दे रहे हैं, नवीन जी जवाब दे रहे हैं। मैं 2-3 चीजें, ठीक है शिशिर जी, अब एक मिनट, नवीन जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इसी के साथ एक सवाल मैं भी अपना ऐड कर दे रही हूँ। देखिए शिशिर जी कह रहे हैं कि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो हावी होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ये देखें कि जो परिवार पलायन कर रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है? डर है, राजनीति है, या फिर किसी तरह का कोई भ्रम है? शिशिर जी ठीक है सर, ठीक है, अभी नवीन जी से जवाब ले लेती हूँ मैं, फिर आपके पास लौटूंगी। ठीक है, ठीक है नवीन अपूर्वा जी, देखिए 2-3 चीजें हैं। पलायन का एक कारण नहीं होता है, कई कारण होते हैं, और रोजगार भी एक बड़ा कारण होता है, पिछड़ापन भी एक बड़ा कारण होता है, आपराधिक कृत्य भी बड़ा कारण होते हैं। अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, सर्वत्र बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था का दावा भाजपा करती है, और अगर उनकी कानून व्यवस्था में कोई पलायन कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि इस बात से मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता। वो देवेंद्र भाई हमारे मित्र हैं, वो भी कहेंगे इस बात को कि बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, लेकिन फिर भी पलायन हो रहा है योगी जी के राज में, तो ये तो बड़ी चिंता की विषय है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है, देवेंद्र भाई आपको स्मरणीय करा दूं, 2014, 15, 16 उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न के मामले थे 24,700, 2020, 21, 22 योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न के मामले 47,000 ही। नवीन दुबे नहीं बोल रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बोल रहे हैं जो आपको आईना दिखाते हैं, इसलिए समझिए आप, पहली चीज। दूसरी चीज आती है, शिशिर भाई आपने तमाम बंगाल और पता नहीं कहां की यात्रा कराई, मणिपुर में एक सैनिक की पत्नी के साथ जो हुआ था, मर्माहत करने वाला दृश्य था वो। क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, और प्रधानमंत्री जी अभी हालिया भाषण में मैं संदेश खाली नहीं घुमाऊंगा आपको, मैं पूरा बंगाल नहीं घुमाऊंगा, देश घुमा दूंगा आपको, मैं पूरे देश में भ्रमण करता रहता हूँ। सुन लीजिए, अरे शेषर भाई सुन लीजिए, संदेश खाली प्रधानमंत्री चले जाते हैं, मणिपुर नहीं जाते हैं। मणिपुर पर चर्चा होती है तो 30 सेकंड बोलने के बाद खत्म कहानी, 150 से के आसपास सांसद बर्खास्त सस्पेंड कर दिए जाते हैं। दूसरी चीज, अब मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात, तो अभी हाल का बयान है प्रधानमंत्री जी का, देश में पंचर जोड़ते हैं मुस्लिम समाज के बच्चे। भाई साहब ये आंकड़ा आया कहां से है प्रधानमंत्री जी के पास? कोई आम भाजपा नेता नहीं बोल रहा ये बात, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री भी आंकड़ा अगर आया है तो कहां से आया? मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कोई सत्यता है। तीसरी चीज आती है कि आप जिस बात पर बात कर रहे हैं, मैंने आपसे बात करी, आपने बोला ही नहीं, न देवेंद्र जी बोले, भाई कासगंज के रेपिस्ट क्यों नहीं पैर में गोली मारी गई, क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? वाराणसी के रेपिस्टों क्या क्यों नहीं पैर में गोली मारी गई, क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? और एक बड़ा अपराधी था उत्तर प्रदेश का, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल, वो क्रिकेट खेलता है तो कप्तान साहब वहां खड़े होते हैं बाउंड्री वॉल पे। क्या चल रहा भाई साहब उत्तर प्रदेश के अंदर? और मैं पूर्वांचल के माफियाओं की बात करूं तो लंबी फहरिस्त है, कितनों का खत्म कर दिया गया है। ये सारे के सारे भाजपा में आ गए तो पाक साहब बेदाग हो गए। शुभेंदु अधिकारी जिनके ऊपर आरोप भाजपा लगाया करती थी, शारदा घोटाला, नर्मदा घोटाला, आज की तारीख में बेदाग और पाक साहब घूम रहे हैं। तो ये मत कहिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कैरेक्टर है, बोलती कुछ है करती कुछ है, ये सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, और सच चीख चीख के बोलता है। अपराध व्यवस्था में ठीक है नवीन जी, जवाब ले लेते हैं एक बार देवेंद्र जी से, जवाब ले लेते हैं देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी देखिए, अगर एक धर्म विशेष के नाम पर पलायन, शिशिर जी एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। शिशिर जी सर अपनी बारी में बोलिएगा, अभी देवेंद्र जी से मेरा सवाल है। देवेंद्र जी भी आपने नवीन जी को भी सुना, लेकिन देखिए क्या एक धर्म विशेष के नाम पर जो पलायन हो रहा है, नैरेटिव सेट करने की बात कही जा रही है, या फिर इसकी आड़ में बाकी चीजों को इग्नोर किया जा रहा है, बाकी मुद्दों को दबाया जा रहा है? देखिए अपूर्वा जी, डिबेट में जो चीजें वो तथ्य के साथ आए तो अच्छी बात है। नेशनल चैनल पर डिबेट हो रही है, बहुत लोग देखते हैं बड़ी संख्या में। पहली बात तो मैं नवीन सर की बात को यहाँ क्लियर करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोई पलायन नहीं है, ना कोई ऐसी घटना है।
मैंने फिर अपूर्वा जी दोहराया बोल था। लेंगे, मैं तो बोल ही नहीं, नहीं रहा हूँ। मैं एक चीज और क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश की तुलना कभी भी जब करें तो आकलन के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो आबादी है ना, वो दुनिया में 5वें नंबर की आबादी है। अपने आप में उत्तर प्रदेश एक देश है। तो और 2-3 दिल्ली की बात मुख्यमंत्री और करने बना लगे दीजिए, क्या दिक्कत है अगर नहीं समझ रहा और आपसे तो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अपनी बात पे आ रहा हूँ। नवीन सर, आप पीछे करिए, आप क्लियर, जो भी आपका अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को काउंटर करेंगे तो मुझे कोई उसमें बुराई भी नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। जी। उसमें दूसरी बात ये कहता हूं कि मैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात आती है, तो मैंने जो रिकॉर्ड आपको बताए हैं, एनसीआरबी के हों या कोई और भी एजेंसी हो, प्राइवेट एजेंसी हो, या हमारे साथी जब हमें देते हैं, या माननीय सुप्रीम कोर्ट की जब बात आती है, तो जब सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर का डिसीजन लेकर आता है, जब सुप्रीम कोर्ट 370-35 की जब चर्चा होती है, तो तब सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए उनके विरोध में लोगों ने धरना प्रदर्शन किए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट उन्हें सारे रास्ते अच्छे लग रहे हैं। चलो, कहीं ना कहीं तो आपको लोकतंत्र, अगर कोई फेवर का मामला आ जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, फिर लोकतंत्र बहुत अच्छा है। अगर कहीं आईना दिखाने की बात आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी आप हैं। फिर मैं ये दोहराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बदला है और उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरी दुनिया में हुई है। उत्तर प्रदेश में खाली कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, आज मैं जीडीपी की, इकोनॉमी की, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है ना देश में दूसरे नंबर पर सपोर्ट कर रही है भारत को। और भारत 3, अब तक तो 5 में था, अब 3 टॉप में है। हम जो है इकोनॉमी का हिस्सा बनने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश उसमें बड़ा सिस्टम है। उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट से लेकर आप जो है कंपनी से या विदेशी जितने भी हमारे यहाँ संसाधन है या कंपनी या धन आयात हुआ है, अगर उस पर एक चर्चा करेंगे तो कई घंटे की कभी तक उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा इकोनॉमी जो है उत्तर प्रदेश की बढ़ी है। लेकिन फिर भी ये नया पलायन के उत्तर कई प्रदेश मामले है। सामने आए हैं, पलायन के कई आंकड़े सामने आ रहे हैं देवेंद्र जी। लेकिन फिर भी देखिए, बात अगर कर ली जाए योगी मॉडल की, तो पश्चिम बंगाल में भी इसकी मांग हो रही है, दिल्ली में भी इसकी मांग हो रही है। दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है, वहां की सरकार क्यों इस तरह से असहाय हो गई है? अपूर्वा जी, एक चीज और क्लियर करूंगा मैं। देखिए, जिस तरह से आपने पहले भी एक क्वेश्चन कहा था कि योगी मॉडल की जो मांग हो रही है वो क्यों हो रही है, डर से हो रही है, प्यार से हो रही है। पहली बात तो मैं ये करता हूं कि हम सब उत्तर प्रदेश से ज्यादा जो जुड़े हुए लोग यहाँ टच डिबेट में आपके साथ बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसको सबसे ज्यादा आंकलन वही लोग करते हैं जो उसमें बिल्कुल प्रत्यक्ष में है। उन्हें प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश जो बदला है ना, उत्तर प्रदेश की जो दिशा थी, उत्तर प्रदेश को अगर थोड़ा सा 17 से पहले चले जाओगे ना, एक बार वहां से कंपेयर करोगे तो आप जो है, मैं ये कहता हूं कि नवीन सर भी खूब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सबका होता है। अगर उससे तुलना करें तो एक तो दुगने की करते हैं, मैं कहता हूं कि 90% बदला हुआ है, न 50% न 60, 90% उत्तर प्रदेश बदला है और उत्तर प्रदेश ने दिशा दी है देश को। फिर आपको दोहरा रहा हूं, और वो मॉडल इसलिए नहीं है कि खाली कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह जीडीपी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, रोजगार को लेकर जो सर्जन तैयार की, सरकारी नौकरी की बात नहीं, सरकारी नौकरी कुछ कम पड़ गई होगी घोषणानुसार, लेकिन रोजगार के जो स्रोत ठीक है देवेंद्र जी, बस 30 सेकंड में आप अपनी बात वो बड़ी मैं संख्या में मतीन जी हुए का हैं। रुख करूंगी। वो उत्तर प्रदेश की स्थिति को संभालते हैं और उत्तर प्रदेश को लाकर यहाँ दूसरे नंबर पर खड़े करते हैं। देश में ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश है जिसे 2017 से पहले कमजोर, बीमारू आदि आदि नाम दिए जाते थे, आज टॉप है। वो कितना सीना चौड़ा होता है। अखिलेश जी को भी गर्व होना चाहिए कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, और मुलायम सिंह जी का वो बयान भी याद रखना चाहिए कि अगर मैं हिंदुओं पर गोली नहीं चलाता था, मुसलमानों का विश्वास नहीं जीत पाता। बहुत बड़ी बात मंच से बोली थी। अब इन चीजों की सफाई अगर दें तो डिबेट घूम जाएगी। मतीन साहब, लोग जो है बच्चों से कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं क्या? लोग डर के मारे घर छोड़ रहे हैं। मेरठ में पलायन हुआ है, लखनऊ में पलायन हुआ है, बरेली में पलायन हुआ है, कई ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां पर पलायन हो रहा है। और इसके पीछे का अगर बैकग्राउंड हम खंगालने जाएं तो फिर वो इलाके या तो मुस्लिम बाहुल्य इलाके निकल के सामने आते हैं, या फिर वहां पर इस तरह की दंगे फसाद, इस तरह की हत्याएं वहां पर हुई रहती हैं कि लोगों के मन में एक डर हो जाता है। अब इसे हम हिंदू मुस्लिम कैटेगरी में अगर कैटेगराइज न करें तो फिर कैसे चलेगा? नहीं, बिल्कुल सही आप अपूर्वा जी फरमा रही हैं कि जिस तरह से एक टेम्पर जो है इंडिया न्यूज पे अपूर्वा जी चला रही हैं, हिंदू मुस्लिम का चैनल, ये आपको मुबारक हो। मैं अभी देवेंद्र जी जो हमारे फरमा रहे थे, सर मैं नहीं चला रही हूँ,
मैं नहीं चला रही हूँ ये। मैंने क्या बोला अगर हम बैकग्राउंडर खंगाले, अगर हम इसका इतिहास देखें तो फिर यही चीजें सामने आई हैं। ये बताया जा रहा है कि साहब वो वहां से पलायन कर रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं या मुसलमान पलायन कर रहे हैं। खैर, अब आप बात सुन लीजिए, टॉपिक पे आ जाइए। मैं देवेंद्र जी ने जो अभी कहा है, पूरे दुनिया भर में यूपी की डंका बज रहा है। बहुत सही बताया है कि साहब पूरी दुनिया में डंका बज रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग आगरा में असलहे और भाले और चाकू और तलवारें लेकर के और खूब हंगामा कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से किसी मुस्लिम ने पलायन कर दिया क्या? किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। अरे सर, कानून का ही तो ये डंका था कि 1 लाख को इकट्ठे हुए और 1 घंटा में जो है प्रशासन ने उनको कंट्रोल कर लिया। नहीं, देखिए देवेंद्र जी, इस तरह की चीजों को हम प्रमोट नहीं करते। इस तरह की चीजों को हम अपने चैनल पे बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं। 1 लाख लोग इस तरह से नहीं देवेंद्र जी, नहीं सर, नहीं। मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी। इस तरह की चीजें अपने चैनल पर बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। लेकिन मतीन जी से मेरा सवाल है, सर आप कह रहे हैं कि वहां पर लोग इस तरह से सड़कों पर उतर आए। 1 मिनट सर, 1 मिनट, मेरा सवाल है मतीन साहब, आप कह रहे वहां पर इतने लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या किसी मुस्लिम परिवार ने पलायन कर दिया? एक मुस्लिम परिवार ने, क्या किसी ने वहां से डर के मारे घर छोड़ दिया, चले गए वहां से? ये बात है, आपने जो है इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ वो सही कर रहे थे। नहीं, अभी मैंने देवेंद्र जी को भी रोका। 1 मिनट मतीन जी, मैंने अभी देवेंद्र जी को भी इसीलिए टोका है। सर नहीं, मारो, काटो और हत्या कर दो, बिल्कुल नहीं मतीन जी, अभी मैंने देवेंद्र जी को भी इसी चीज के लिए रोका है कि आप ऐसी चीजों को प्रमोट ना करें। हमारा चैनल ऐसी चीजों को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता है। अगर आपको प्रदर्शन करना है, अपनी मांगे रखनी है, आप लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी मांग रख सकते हैं। लेकिन क्या इस वजह से किसी मुस्लिम परिवार ने पलायन कर दिया? अपूर्वा जी, आप अपना वो भाजपा का एजेंडा न थोपने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूं, मैं अपना एजेंडा नहीं थोप रही सर, मैंने तो उनको भी रोका है, सवाल भी उनसे पूछा है, आपसे भी पूछ रही हूँ। जाती है, बात सुने आप। अपूर्वा जी देखिए, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जो अब व्यवस्था की बात आ जाए कि अभी हमारे देवेंद्र जी बहुत बड़े बखान कर रहे थे, जीडीपी बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, आबादी भी बहुत है देश की, प्रदेश की तो बहुत बड़ी आबादी, देश के 5 देशों में से एक देश की भर की आबादी है। ठीक है, हाँ है, बिल्कुल आबादी है। व्यवस्थाएं आज की जस की तस है। ट्रामा सेंटर लखनऊ में था, वही है आज भी। अगर आपके और मेरे घर का कोई बीमार हो जाए, ट्रामा सेंटर में लेके चले जाए, तो डॉक्टर के देखने से पहले तक के उसका इंतकाल हो जाता है। उसकी कोई व्यवस्था नहीं, मेडिकल हेल्थ के नाम पे कुछ भी व्यवस्था नहीं हो रही है। जांच पड़ताल के नाम पर इतना दौड़ाया जा रहा है, इतना वो किया जा रहा है। डॉक्टरों की इतनी कमी है, बेड की इतनी कमी है, ऑक्सीजन की, आईसीयू बेड की, तमाम चीजों की इस कदर कमी है जिसके डंके दुनिया में बज रहे हैं। ये मुबारक हो साहब। अरे भाई, व्यवस्था तो बढ़ाएं, जीडीपी के साथ साथ व्यवस्था भी तो बढ़ाएं। आबादी बढ़ी है तो व्यवस्था नहीं बढ़ाएंगे। लोग चलने के नाम पर गड्ढे, इस कदर गड्ढे हैं कि आज अगर हमला औरत को लेके जाएंगे तो बच्चा जन्म देगी वहीं पर। ये हालात है देश में। नफरत फैलाते रहेंगे। आपको मुबारक। ये देश तभी तरक्की कर सकता है जब हम आपसी भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से, वही मतीन जी देखिए, वही बात है ना, भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन यहाँ भाई एक पक्ष है, चारा दूसरा पक्ष बन रहा है। बार यही चीजें, ऐसी ही खबरें हमें सामने देखने को मिल रही है। आपने आगरा का जिक्र किया, 1 मिनट, आपने आगरा का जिक्र किया देवेंद्र जी, 1 सेकंड, आगरा का जिक्र किया। देवेंद्र जी को भी मैंने टोका था, पहले मैं अपनी बात क्लियर कर लूं। देवेंद्र जी को भी मैंने टोका था कि ऐसी चीजें हमारा चैनल बिल्कुल प्रमोट नहीं करता है। अगर आपको अपनी बातें रखनी है, अगर आपको प्रदर्शन करना है, लोकतांत्रिक तरीकों से आप प्रदर्शन कर सकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो करनी सेना हो, चाहे वो सपा हो या फिर कांग्रेस हो। लेकिन मेरा सवाल यही है, क्या इस वजह से किसी मुस्लिम परिवार ने पलायन कर दिया? क्या किसी मुस्लिम परिवार के अंदर डर आ गया या वो वहां से चले गए? चलिए ठीक है, अशोक तिवारी जी क्या कहेंगे सर आप इस पे? असहनीय हो गई है, असहाय हो गई है सरकार, प्रशासन? देखिए सच्चाई बयान करने जा रहा हूँ। चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर रही हैं आप, चाहे दिल्ली की बात कर रही हैं, दोनों जगह से जो योगी जी की बात की जा रही है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है। योगी जी मॉडल क्या है? योगी मॉडल कुछ नहीं है, योगी मॉडल एक छलावा है। योगी का नाम ही है हिंदू मुस्लिम करने वाला व्यक्ति। जो हिंदू मुस्लिम करता हो
जो बटोगे तो कटोगे की बात करता हूँ, और बटोगे तो कटोगे की बात करके डर फैलाता हूँ, और उसी तरह से काम करता हूँ। यही है खाली। योगी का मॉडल लेने का मतलब है कि रेखा गुप्ता फेल है, और योगी का मॉडल है कि अगर बांटोगे तो राज करोगे, हिंदू मुस्लिम करोगे तो कलकत्ता में आज फेल है। आज शुभेंदु अधिकारी सफल नहीं हो पा रहे हैं। जब कमजोर पड़ रहे हैं तब हिंदू मुस्लिम का करने का सहारा ले रहे हैं। योगी योगी कह करके एक तरह से परोक्ष रूप से कहना चाहते हैं कि हम बुलडोजर चलाने वाले हैं, मुस्लिमों को हताहत करने वाले लोग हैं। नहीं, मुस्लिम के नाम पर हम हिंदू मुस्लिम करेंगे। मतलब हिंदू मुस्लिम का एक पर्याय बन गए हैं योगी जी। और योगी जी से जनता उत्तर प्रदेश की थक चुकी है, पक चुकी है। 2024 में जनता ने दिखा दिया है। आज दलित और जो है पिछड़े ये लामबंद है, किसान भी लामबंद है, और नौजवान सवर्ण नौजवान भी जो कि नौकरी नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं पा रहे हैं, ऐसे सवर्ण भी लामबंद है। आज ब्राह्मण खास तौर से, क्योंकि ब्राह्मण साथ भी भेदभाव कर रहे हैं योगी जी। आज एक ही वर्ग को आज करनी सेना, क्या बात है, करनी सेना चाहे जो भी चले, चाहे गालियां दे, चाहे धमकी दे, चाहे घर तोड़ दे, लेकिन उसका साथ दे रहे हैं। आज सवाल इस बात दलित के विरोध में है। आज योगी जी तो अपना पक्षपातपूर्ण रवैया जो दिखा रहे हैं, उसीलिए योगी जी का नाम लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, कोई विकास का मॉडल नहीं इसके पास है, कोई इसके पास दलितों को, कमजोरों को आगे लाने का सिस्टम नहीं है। खाली हिंदू मुस्लिम करो और जीत लो चुनाव। ऐसा अब नहीं होने वाला है। इस देश की जनता अब आपसी प्रेम चाहती है, सद्भाव चाहती है और विकास चाहती है। कुछ लोगों को भावनाओं में आप ले सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को भावनाओं में नहीं ले सकते हैं आप। सारे लोग आपसी प्यार और सद्भाव चाहते हैं, और इसके लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से मुस्तैद है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम पूरी ताकत से इसमें समाज में चल रहे हैं, और आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं इसमें, और वो करेंगे। ठीक है, भगवान चाहेगा तो करेंगे वो जी। ठीक है नवीन दुबे जी, अगर अपने ही देश में, अपने ही मोहल्ले में अगर एक हिंदू परिवार इस तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि बार बार बात भाईचारे की होती है, लेकिन अगर देखा जाए, इतिहास खंगाला जाए तो भाई एक पक्ष है, चारा दूसरा पक्ष है। निसंदेह अपूर्वा जी, मैं आपकी बात से बड़ी हद तक सहमत हूं। दूसरी चीज ये आती है कि देश के अंदर तमाम मोहल्लों में आप चले जाइए, ग्रामीण परिवेश में चले जाइए, बहुत सारी जातियों का समावेश है। कहीं मुस्लिम ज्यादा है तो कहीं हिंदू ज्यादा है, इस तरीके का समावेश है। कहीं सवर्ण कम है तो दलित ज्यादा है, कहीं दलित कम है तो सवर्ण ज्यादा है। ये सब कॉम्बिनेशन है। अब इस कॉम्बिनेशन के बीच में यदि किसी एक समाज की वजह से दूसरा समाज अगर पलायन करता है भय के कारण, तो ये तो फेल्योर कानून व्यवस्था का सीधा सीधा है। इसके लिए दूसरा कोई आदमी जिम्मेदार नहीं हो सकता है। बात नंबर एक। दूसरी बात आती है अपूर्वा जी, मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों से भी आज एक सवाल कर रहा हूं। एक रैली के अंदर एक जगह इकट्ठे होते हैं लोग, और एक पूर्व मुख्यमंत्री को सीधी गोली मारने की एक ऊपर धमकी देता है कि मैं गोली मार दूंगा। ऐसी धमकी अगर उसने किसी विश्व हिंदू परिषद, भाजपा या आरएसएस के किसी नेता के लिए लिख के भी भेज दी होती है ना किसी और ने, तो अब तक वो पैरों पे चल नहीं पा रहा होता, सलाखों के पीछे होता, उसके घर पे बुलडोजर चल चुका होता। इस युवा के ऊपर क्या किया है योगी जी की सरकार ने? कहां है? क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? दूसरी चीज आती है प्रोडक्टिविटी की बात, डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट पे ज्यादा चर्चा करते हैं। ओडीओपी का बड़ा ढिढोरा पीटा जाता है। मुझे जरा बता दो देवेंद्र भाई हमारे, कि कहां कन्नौज में आपके इत्र पार्क लग गए, क्या फिरोजाबाद की स्थिति है, क्या मुरादाबाद की पीतल उद्योग की स्थिति है, क्या अलीगढ़ के ताला उद्योग की स्थिति, क्या कानपुर की चमड़ा उद्योग की स्थिति है? कहां है आपको ओडीओपी? केवल कागजों पर आप चला रहे हैं। छोटी इंडस्ट्री में, फिर कह रहा हूं, आपने ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, पंचायत उद्योग खत्म कर दिए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। आप उनको दोबारा खड़ा कीजिए। भदोही के अंदर आप कुछ करना नहीं चाहते, केवल क्या है कि नाम बदल दीजिए, ये कर दीजिए, बोलते रहिए, हिंदू मुसलमान करते रहिए। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। जो युवा जब योगी जी आए थे वो शायद 15 साल का रहा होगा 2017 में, आज वो 22-23 साल का है। वो अपने लिए रोजगार मांग रहा है आपसे कि जनाब हमें कुछ दीजिए, हम आगे अपना भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। उसके लिए आपके पास कोई योजना ही नहीं है। बताए ना योगी जी कि भाई हमने ये योजनाएं आपके लिए दी हैं। मुद्रा लोन की बात करते हैं, लेकिन मुद्रा लोन के लाभार्थी कहीं नजर नहीं आते। आप कुछ कीजिए, जमीनी धरातल पर करने में बहुत पोटेंशियल है उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, मैं नहीं कहता हूँ कि अखिलेश यादव का शासन बहुत अच्छा था, मैं बिल्कुल किसी सरकार की तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन आप तो जिन वादों को करके आए थे, आपने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे, सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जिन पर भाजपा ही आरोप लगाती थी। तो इस व्यवस्था को बदलने के कर्णधार आप हैं, आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है। जनता ने आपको तीसरी बार दी है, आपको उसको निभाना पड़ेगा।
चलिए ठीक है, शिशिर चतुर्वेदी जी क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए अशोक तिवारी जी को, नवीन दुबे जी को, मतीन खान जी को तो बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि योगी जी काम तो इन्हीं के लिए कर रहे हैं। जो इनका मतदाता है वो क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश में? आप बताइए, यूपी में जो बिल्डर का अवैध कार्य मुसलमान कर रहा है, सारा बिना नक्शा काम चल रहा है, पैसा दो बढ़िया से नक्शा पास करा के अवैध सारा काम कर रहा है, फल फूल रहा है मुसलमान, जमीन पे कब्जे कहाँ उसके पे आंकड़े ले बदल- आते हो आप लोग भाई? हमने तो आपके फिर बीच भाई में नोएडा देखा की था स्थिति पहले। देखिए जरा, सारे हिंदू बिल्डर हैं और 50,000 से ज्यादा लोग रजिस्ट्री के लिए धक्के खा रहे हैं। आप स्टेशन से तो दिए क्या नवीन जी? जी अपनी बारी तक तहजीब सीख लीजिए, अपनी बारी बोलना चाहिए। मैं ठीक है? अपनी बारी बोलो, आप गलत परोस रहे हो तो मैं बोलूंगा। नोएडा के अंदर कोई मुस्लिम बिल्डर नहीं है, 90% मैं नहीं हिंदू बिल्डर है बोलूंगा, और सबसे ज्यादा बताइए, परिसर यही जनता है इनको भाई क्या इस साहब। बारी में आप बोलिए। आप ठीक है कहाँ से सर, अब पानी देखिए उठा के ले फाइनल आए? कमेंट मैं लूंगी, बस 2 मिनट है सर हमारे पास। फाइनल कमेंट मैं लेना चाहूंगी शिशिर चतुर्वेदी लेकिन जी, अभी आपसे ही तो- शुरुआत जी, करूंगी। जी। फाइनल कमेंट सर इस देखिए, पूरे पूरे मुद्दे पर। जमीन क्या पे कब्जे योगी होंगे- मॉडल से, शिशिर जी, क्या योगी क्या मॉडल आपके से मतलब comment में दिल्ली नहीं की क्या व्यवस्था बोली? सुधरेगी? शिशिर जी फाइनल कमेंट आपसे। जमीन के कब्जे हो रहे हैं, लफ्ज़ चल रहा है, हुक्का बार गली गली खुल चुके हैं, इसमें गांजा चरस परोसा जा रहा है गली गली, और मतदाता जो वोटर है वो इन्हीं का है, समाजवादियों का, कांग्रेसियों का। तो ये सब कार्य, उनके सारे कार्य ये सब चल रहे हैं, उनके कार्यों पर कोई रोक नहीं है। तो चलिए, इस पर ठीक है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, दलितों की और शायस्तों की, ब्राह्मणों के तो कोई नेतृत्व ही खत्म कर दिया गया है सरकार में। इनका कोई नेता नहीं बचा, ऐसा नेता लाके रखा गया है कि जिसकी खुद की कोई आवाज ना हो। इनकी पूरी आवाज दफन हो चुकी है। चलिए तो ठीक इस है। प्रकार मतीन से मतीन साहब जवाब दीजिए, अपने ही मोहल्ले में, अपने ही इलाके में, अपने ही देश में अगर हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या योगी मॉडल की जरूरत पड़ेगी, और इसके पीछे का कारण क्या है? कैसे चीजें सुधरेंगी? योगी मॉडल जो है कि हिंदू मुसलमान की बुनियाद पर शिशिर नफरत जी, फैलाना सवाल मेरा इसी मतीन तरह साहब से- से, सवाल मेरा मतीन साहब से। फाइनल कमेंट सर, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। भाई योगी मॉडल वो है कि नफरत की बुनियाद पर राज करना, ये योगी मॉडल है। इसी तरह से इन्होंने अभी दंगे फैलाने के लिए कानपुर के अंदर झूठा आरोप लगाया कि साहब मुसलमानों ने जो है यात्रा में पत्थर चलाया, वहाँ के पुलिस अधिकारी ठीक है सर, चलिए ठीक है सर। देखिए वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है आज चर्चा में आप सभी के साथ, आज चर्चा में आप सभी के साथ बस इतना ही। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, देवेंद्र जी, अशोक तिवारी जी, शिशिर चतुर्वेदी जी, मतीन खान साहब और नवीन दुबे जी। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि कौन सही है, कौन सा पक्ष गलत है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन सवाल वही है कि अपने ही घर में, अपने ही इलाके में, अपने ही मोहल्ले में अगर एक पक्ष, एक धर्म अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहां सुरक्षित है? पलायन को लेकर तमाम इस तरह की जो खबरें सामने आ रही हैं, इसके पीछे का अगर इतिहास खंगाले तो जरूर कट्टरवादी तत्वों को लेकर ही इस तरह के पलायन के जो आधिकारिक मुद्दे हैं, जो मामले हैं, वो सामने आए हैं। अब ऐसे में सोचने विचारने की जरूरत जनता को भी है, सरकार को भी है, प्रशासन को भी है। तो फिलहाल आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।